हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे। अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। और देखिए दोस्तों, अभी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। तो जहाँ तक हो सके आप अपने घर से बाहर ना निकलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी काम हो जब ये घर से बाहर निकले। अन्यथा अपना घर पे रह के बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ाई कीजिए और अपना करियर बनाइए। ये लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी मानकर, क्योंकि ये एक उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो अपना करियर बनाना चाहते थे तथा सक्सेस होना चाहते हैं। अपना घर पे रहिए, अपनी सेहत और पढ़ाई का ध्यान रखिए और खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए तथा अपना करियर बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे अक्सर ही हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आता ही है और ये हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक वैदिक पीरियड, यानी वैदिक सभ्यता, वैदिक काल कि वैदिक काल क्या है। तो चलिए बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल, जिसे हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व टाइम फिक्स करा है, इस ड्यूरेशन को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक पीरियड को एक्चुअली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वैदिक सभ्यता, एक पोस्ट वैदिक पीरियड, जिसे पूर्वोत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक पीरियड, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी तथा बहुत इंडिया की पहली तथा बहुत बड़ी सभ्यता थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े नगर थे, जैसे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। ये बहुत बहुत बड़े बड़े नगर थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता कैसे समाप्त होगी, इसका हमें पूर्ण पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं मिलता कि कैसे समाप्त। कुछ लोगों का कहना है कि सिंधु नदी में बाढ़ के कारण यह सभ्यता समाप्त होगी। कुछ लोग कहते हैं कि भूखा हड़ताल, अकाल के कारण समाप्त, वॉट एवर जो भी हो। देखिए, एक बहुत ही लॉजिक वाली बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम बहुत मॉडर्न ज़िंदगी, उस टाइम के लोग बहुत ही मॉडर्न ज़िंदगी जीते थे। सब कुछ शहरी था, बड़े बड़े शहर थे और सब कुछ बढ़िया फैसिलिटी थी। लेकिन जब हम वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं तो वैदिक काल में लोग फिर से ज़िंदगी चालू करते, फिर से कृषि कृषि करते हैं तथा फिर से चरवाहे वाली ज़िंदगी चालू करते। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में अभी कंप्लीट जानकारी नहीं है। और हमने पढ़ा था कि जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी के आसपास पाई गई, लेकिन जो वैदिक सभ्यता वो सिंधु नदी से एक्सटेंड होकर ये सरस्वती नदी तथा कुछ गंगा गंगा यमुना के सिंधु नदी से शिफ्ट होकर सरस्वती नदी तथा उत्तर भारत में आ गई है। तो आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। इसका जो काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। यह एक ऐसा टाइम पीरियड है जब आर्यनों का भारत में आवागमन हुआ था। आप हमने सुन रखा है कि आर्यन ही वे लोग थे जो भारत में वैदिक सभ्यता की नींव रखी तथा वेदों का निर्माण करा। इस काल में
सिर्फ और यह लगभग 500 800 सालों का पूरी सभ्यता है, जिसमें इस पूरी सभ्यता में सिर्फ एक वेद लिखा गया जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं। क्यों? और हमें इस वेद से और पुरातत्वविद सर्वेक्षण से पता चलता है कि वैदिक सभ्यता में लोग फिर से चरवाहे हो गए थे तथा अपना जीवन पशुपालन तथा कृषि पे निर्भर था। वो ज़्यादातर लोग कृषि करते थे तथा अपना जीवन निर्वाह के लिए कृषि व पशुपालन करते। यहाँ उनके जो पशु थे गाय भेड़ बकरी वगैरह थी। तो चलिए आज अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, ये है क्या। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ। इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया ये जो वैदिक काल है, सिंधु नदी भी पे नहीं होकर ये आगे गंगा तथा उसके मैदान में शिफ्ट हो गई, जिसे सरस्वती नदी के आसपास शिफ्ट हो गई। यह सभ्यता पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी तथा इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने, जो वर्ण होते थे वो वर्ण के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर निर्धारित होने। जैसे अगर कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है, अगर तो वो कुम्हार होगा। अगर उसी घर में उसका बच्चा पैदा हुआ तो वो कुम्हार ही कहलाएगा। तो यही वो पीरियड है जहाँ सबसे पहले जन्म के आधार पर जाति का निर्माण हुआ। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे। वेदों की रचना और मौखिक रूप से पुराने इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले द्वारा सटीक रूप से प्रेषित की गई। तो देखिए इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि इस काल में जाति का जो विभाजन होने लगा वो जन्म के आधार पर होने लगा। सबसे बड़ी विशेषता इस काल की यही रही कि वर्ण के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगा। ये कहा जाता है जो आर्यन थे वो पश्चिमी एशिया से इंडिया में आए थे और आर्यन ही वो लोग थे जिन्होंने भारत में वेदों की रचना करी। यह एक पितृस्तामक समाज था, यानी यहाँ का जो समाज था पितृस्तामक, यानी पिता को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यहाँ का मुख्य रूप से जीवन एक देहाती तरीका था। अभी देखे हमने पढ़ा ही है कि कहाँ हम इंडस वैली में बड़े बड़े शहरों में रहते थे तथा हमारे वह सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही विकसित और मॉडर्न सभ्यता थी, लेकिन हम वैदिक काल में फिर से देहाती हो गए, देहाती जीवन जीने लग गए तथा चरवाहों की तरह जीवन जीने लग गए। इस काल में जो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ वो हुआ लोहे का आविष्कार। यह लोहे का आविष्कार वैदिक काल के पीरियड में एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा है कि वहाँ के लोग लोहे को नहीं जानते थे, लेकिन इस काल में लोहे का आविष्कार हो गया था, जिस कारण लोगों ने बड़ी मात्रा में, बहुत ही बड़ी मात्रा में जंगलों को साफ करा तथा कृषि कार्य में लग गए,
जिससे धीरे धीरे जन बना, फिर सभा बनी, ग्राम बना तथा यह सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता बन गई जो आज तक चली आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस सभ्यता की एक खास बात और भी है, इस काल में कौशाम्बी नगर की स्थापना हुई जहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो यह लोग भी पक्की ईंटों का प्रयोग करना जानते थे। जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि वहाँ भी पक्की ईंटें मिली हैं, और ठीक उसी तरह वैदिक काल में भी पक्की ईंटों का निर्माण हुआ है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि वैदिक काल क्या है तथा यह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा किस एग्ज़ाम में पूछा गया है कि वैदिक काल में कितने वेदों का निर्माण हुआ है। तो ये बात अब बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिए, बिठा लीजिए कि वैदिक काल में सिर्फ 1500 से 1000 ईसा पूर्व में सिर्फ एक वेद, ऋग्वेदों का निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण किसने करा है? ये आर्यन ने करा, जो कहाँ के निवासी थे? यह मूल रूप से पश्चिमी एशिया के निवासी थे, जहाँ आज ईरान, इराक वगैरह मौजूद है। और इस सभ्यता की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि यहाँ जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होता था, ना कि वर्ण के आधार पर। यह वैदिक काल की जो सभ्यता थी पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, यानी पुरुष प्रधान सभ्यता थी। और इनका जो मुख्य रूप से इनका जीवन देहाती था, यह कृषि और पशुपालन पर निर्भर करते थे। इस काल में सबसे पहले जो लोहे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है वो इसी काल में मिला। तो वैदिक काल में सबसे पहले लोहे का प्रयोग हुआ है। तो आई होप अब आपको वैदिक काल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। इस चैप्टर से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जो आर्यंस थे वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये बात याद रखिए, जो आर्यंस थे पश्चिमी एशिया, जहाँ पे आज हमारा इराक, ईरान, सीरिया वगैरह है, वहाँ के मूल रूप के वहाँ के निवासी थे। अब इनके प्रशासन के बारे में भी जान लेते हैं। इनका प्रशासन व्यवस्था कैसे थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुल कहा जाता था। जो इनकी प्रशासन व्यवस्था थी वो मुख्य रूप से 3 रूप में विभाजित थी। जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी कुल थी, जिसमें एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग रहते थे, और इनके परिवार का जो मुखिया होता था उसे कुलुप कहा जाता था। मतलब हम कह सकते हैं कि एक परिवार के लोग को हम कुल कहते थे। कई कुल मिलाकर एक ग्राम बनाते थे, यानी एक गांव, एक कबीला मान लीजिए। और ग्रामों का संगठन विश्व कहलाता था, और विश्वों का संगठन जन, और कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। तो ये देखिए, इनकी बहुत ही व्यवस्थित रूप से प्रशासन था। एक परिवार को कुल कहा जाता था, और मान लीजिए कई परिवार, जैसे एक एरिया में 8-10 परिवार हैं, वो मिलकर एक ग्राम बनाते थे, यानी एक छोटा सा कबीला। और कई कबीला मिलकर कई कबीलों का संगठन था, जो उसे हम विश्व कहते थे। और कई विश्व और कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीण या विश्व का प्रधान विश्वपति कहा जाता था। तो अब आपको पता चल गया कि इनकी प्रशासन व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी। एक परिवार कुल हो गया, कई कुल मिलकर ग्राम बनाएंगे, एक ग्राम बना कई ग्रामों का संगठन विश्व कहलाता था, तथा विश्व और कई विश्वों का संगठन एक राष्ट्र कहलाता था। और एक ग्राम का जो मुखिया होता था, मुखिया को ग्रामीण विश्व का प्रधान जो एक गांव था,
गांव के मुखिया को हम विश्वपति कहते थे। जैसे जिसे आज के मॉडल ज़माने में हम एक गांव के मुखिया को, जैसे प्रधान को हम मुखिया कहते हैं, वो प्रधान था तो एक परिवार मिलके गांव बनाता था और कई ग्राम मिलके विश्व, और कई ग्राम और कई लोगों का संगठन मिलकर एक राष्ट्र बनाता था, और उस राष्ट्र का जो मुखिया होता था विश्वपति, हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो राजा होता था। पर सबसे बड़ी खास बात यह है कि वैदिक काल में जो राजा था, जिसे राजन कहते थे, राजन सिर्फ नाम का राजन था, उसके पास कोई शक्ति नहीं होती थी, क्योंकि उस समय सभी लोग चरवाहे थे तथा अपनी ज़िंदगी जंगलों में घूम घूम कर व्यतीत करते थे तथा घास फूस खा के अपनी ज़िंदगी यापन करते थे। कुछ लोग कृषि करते थे तथा लोहे के आविष्कार ने इस सभ्यता को आगे बढ़ने में बहुत ही योगदान दिया, क्योंकि लोहे के आविष्कार ने पूरी तरह से इनकी ज़िंदगी बदल दी। इस काल में लोहे के अलावा व्हील यानी टायर के भी साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। सभा, इसे उच्च सदन भी कहा जाता था, समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। समिति आम जनसभा की संस्था थी, उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे, इसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी। इनके जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें दो चीज़ें होती, एक सभा एक समिति। जो सभा थी उसमें गांव के बुद्धिमान, जितने भी बुद्धिमान बड़े लोग होते थे वो सभा के हेड होते थे। आज के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री राजा हो गया, और उसके सहायता के लिए बहुत सारी कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक ऐसा ही प्रशासन उस समय भी था कि जो किसी भी गांव के, किसी भी कुल के, किसी भी राष्ट्र के जो पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, ज्ञानी लोग, उनकी एक सभा होती थी जिसे हम सभा कहते थे। और एक समिति होती थी जिसमें आम जनसभा की संस्था थी, उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे, इसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी। तो अब आपको सभा और समिति भी पता चल गया कि सभा क्या थी। सभा जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बड़े लोगों की एक संगठन को सभा कहते थे, और समिति एक छोटे लेवल की थी जहाँ पे समस्त नागरिक और विशेषज्ञ शामिल थे। तो आई होप अब आपको वैदिक काल के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा कि वैदिक काल का पीरियड क्या है, या किस नदी के आसपास पनपी, तथा इस काल में किस वेद की रचना हुई, और इनकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में आपको अब सब कुछ पता चल चुका है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यदि आप इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे 100% सही करेंगे। और अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यदि आपको इस चैप्टर से कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, इससे हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो के साथ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।